सीमा और सुनील किशनपुर गांव में रहा करते थे, जो कि बहुत अच्छा था और खुशहाली भरा था, जहां आपस में सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। हाँ जी, सुनती हो, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी बेटी और बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। मैंने भी माता रानी से मन्नत मांगी है। अगर इस बार की फसल अच्छी हुई तो मैं पैदल माता रानी के दर्शन करके आऊंगी और पूरे दिन का निर्जल उपवास भी रखूंगी। बस जैसा मैं सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही हो, बाकी सब तो प्रभु की इच्छा है। सुनील और सीमा यही दुआ करती हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। लेकिन एक रात जब वो सो रहे होते हैं तो प्राकृतिक प्रकोप उनके गांव पर बरसता है और पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होती है। बारिश देखकर सुनील अपनी पत्नी से कहता है, ना जाने ये बारिश कब थमेगी, मेरे खेतों का क्या हाल हो गया है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, कुछ ही देर की बात है, ये बारिश थम जाएगी, फिर आप जाकर अपने खेत की फसलों को देख आना। सीमा ये बोलकर सुनील को दिलासा देने की कोशिश तो जरूर करती है, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर जानती थी कि उसकी फसल अब बर्बाद हो चुकी होगी और बारिश भी लगातार 2 दिन तक नहीं थमती। जैसे ही सुनील बारिश रुकने पर अपने खेत पर जाकर देखता है तो वो अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे घर में चूल्हा कैसे उगेगा। सुनील ये बोल बोल कर रो ही रहा था कि तभी अपने हालातों के आगे उसका शरीर हार मान जाता है और उसे उसी समय खेतों में ही दिल का दौरा पड़ जाता है। उसे गांव के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है और सीमा उसका हाथ थाम कर कहती है, सुनिए जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है। अब बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। इसके बाद अब सीमा जमींदार के पास जाकर पैसों की भीख मांगती है कि तभी जमींदार अपने कमरे से बाहर आता है और सीमा से कहता है, देख सीमा, ये तो मैं भी समझता हूँ कि बारिश तेरे हाथ की चीज नहीं है जिसे तू रोक सके, और इस बारिश में तेरी फसल भी खराब हो गई है। लेकिन अब हमने तुझे पैसे तो ब्याज पर ही दिया था और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। जमींदार जी, इस गांव के आप जमींदार हैं, आप ही तो हमारे माई बाप हैं। आप दोनों ही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। अब एक तरीका है कि जब तक तेरे खुद के खेतों पर फसल नहीं लहरती, मेरे पास कुछ बैगन है, तू उन्हें बाजार में बेचा। अगर तूने उन्हें अच्छे दाम पर बेच दिए तो मैं उस कीमत का कुछ हिस्सा तुझे दे दूंगा। तभी जमींदार ने बहुत सारे बैंगन के डब्बे सीमा के घर भिजवा देती है। लेकिन सीमा जैसे ही उन बैंगनों को देखती है तो कहती है, हे राम रे, ये सारे बैंगन तो कीड़े लगे हुए हैं, ये बैंगन कौन बाजार में खरीदेगा। अरे भाग्यवान, तुम इतना नहीं समझती हो, जब बारिश में हमारी फसलें बर्बाद हुई तो जमींदार जी के बैगन कैसे ही सलामत रह सकते थे। उनके बैगनों में भी कीड़े लग गए हैं, इसलिए वो सारे बैगन उसने तुम्हें दे दिए ताकि वो तुम पर और कर्ज चढ़ा सके और गांव वालों की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा सके। कुछ भी हो जाए जी, लेकिन मुझे इन बैंगनों को किसी भी तरह बेचना तो जरूर पड़ेगा। सीमा ने ये बोला था कि तभी सीमा और सुनील के बच्चे रिंकी और पिंकी आते हैं और सीमा की बेटी पिंकी बैंगन देखकर कहती है, मम्मी, इतने सारे बैंगन, आप क्या बैंगन का भरता बनाने वाले हो? मम्मी, अगर बैंगन का भरता बनाया ना तो तंदूरी रोटी भी जरूर बनाना। बैंगन के भरते के साथ मुझे तंदूरी रोटी बहुत पसंद है। दोनों बच्चों ने ये बोला था कि तभी सीमा उन दोनों को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चियों, तुमने तो मेरी मुसीबत ही हल कर दी। सुनिए जी, इन बैंगनों को मैं बाजार में बेच नहीं सकती, तो बिना कीड़ा लगा हिस्सा निकाल कर मैं उनका भरता बनाकर तो बाजार में बेच सकती हूँ ना। पर तुम भरता बनाकर बेचोगी कैसे? ना हमारे पास डिलीवरी के पैसे हैं और ना ही सामान खरीदने के। इसके बाद सीमा अपनी नम आँखों से अपने गले का मंगलसूत्र उतारती है और कहती है, आपको मेरी सौगंध है, मुझे मना मत करना। मैं जो कर रही हूँ वो हमारे परिवार के लिए ही कर रही हूँ। इसके बाद सीमा गांव के सुनार के पास में अपना मंगलसूत्र बेचती है और कुछ सामान खरीद लाती है और वो बैंगन का भरता बनाती है और बेचने लगती है। कुछ ही समय में उसका बैंगन का भरता बहुत अच्छा बिकने लगता है।
ये देखकर जमींदार को बहुत जलन होती है और वो कहता है, इस तरह तो वो सीमा की बच्ची अपने सारा का सारा कर्ज चुका देगी। मुझे क्या पता था कि वो कीड़े लगे बैगन इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं कभी भी अपने सोने का खजाना उसके हाथों में नहीं लगने देता। जमींदार जल भुनकर अब बुरे हाल में आ चुका था, तो वहीं सीमा के मन में भी अब लालच आने लगा था और वो खराब और गले हुए बैंगन का भी भरता बनाकर बेचने लगी थी। ये सब देखकर सुनील उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये बैगन पूरी तरह से सड़ चुके हैं। अगर इनका भरता बनाकर बेचोगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा। इस समय मुझे मेरे परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जी। अगर हमें जमींदार के कर्ज से बचना है तो हमें ये करना होगा। वैसे भी मैंने हींग का छोक लगा दिया है और किसी को कोई बदबू नहीं आएगी, और तंदूरी रोटी पर भी मैं तेल लगाऊंगी ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद में सीमा जमींदार का सारा कर्जा उतार देती है। ये सब देखकर जमींदार कहता है, अभी तुम्हें मुझे 10,000 और देने होंगे। किस बात की जमींदार साहब? मैंने तो आपका सारा कर्जा उतार दिया है, फिर मुझे आपको और पैसे क्यों देने होंगे? और अब तो हमारी फसल भी अच्छी हो रही है, इसीलिए मैं खुद के खेतों पर बैंगन उगाकर अब से खुद ही भरता बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे 10,000 महीने के और ना दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कीड़े लगे बैगनों के भरते को लोगों को खिला रही हो। अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो आप याद रखना कि मुझे वो कीड़े लगे बैंगन आपने ही दिए थे जमींदार साहब। पूरे गांव में ये बात बताकर आपकी थू-थू करवा दूंगी। सीमा ये बोलती है और जमींदार ये बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के गांव में थू-थू नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि आखिर ये योजना उसकी और उसकी पत्नी की जो थी। दिन गुजरते हैं और सुनील की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सीमा अपने खुद के खेतों में बैंगन उगाने शुरू कर चुकी थी। सुनील उन बैंगनों को बाजार में बेचता और जब बैंगन थोड़े खराब होने लगते तो सीमा उसका भरता बनाकर रख लेती। एक दिन जमींदार पंचायत के कान भर देता है कि सीमा सड़े हुए बैंगन का भरता बनाकर बेचती है, और पंचायत भी अचानक सुनील और सीमा के घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। अरे अरे, आप ऐसे कैसे घर में घुस रहे हैं? आपको किसी के घर में आने से पहले उससे पूछना चाहिए। अगर घर पर छापा मारना हो तो पूछा नहीं जाता। अगर तुम बैगन का भरता बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो कि तुमने अपना घर भी पक्का करवा लिया है और अपनी लड़कियों को स्कूल भी भेज रही हो, मेरा सारा कर्ज भी चुका दिया, हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा बैगन का इस्तेमाल कर रही हो तुम। अब जमींदार और पंचायत के लोग सीमा के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ ताज़ा और अच्छे बैंगन मिलते हैं। ये देखकर गांव की एक औरत कहती है, अरे जमींदार जी, क्यों बेकार में गांव की बेचारी औरत को परेशान करने पर तुले हो आप लोग? कितने अच्छे और बढ़िया बैंगन सीमा बहन इस्तेमाल करती है अपने भरते में, और आप तो बेकार में ही उसे बदनाम कर रहे हैं। पर ये तो गांव की एक औरत को अपना पक्ष लेते देखकर सीमा भी नकली मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती है, अरे ये जमींदार तो शुरू से मुझसे चिढ़ता है। मैंने इसका कर्जा चुका दिया है, इसीलिए ये चाहता है कि मैं इसे और पैसे दूं। अरे हम गरीबों को ऐसे तंग करना ही तो इन अमीरों का पेशा है। अब सीमा की ये बात सुनकर सब जमींदार को घृणा की नजर से देखने लगते हैं। जमींदार भी कुछ नहीं बोल पाता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों के सामने जमींदार और पंचायत की खूब बदनामी होती है। अब उन लोगों के जाने के बाद सुनील कहता है, सुनती हो, तुम तो सच में खराब बैगनों का भरता बेचती थी ना? फिर सारे बक्सों में ताजे बैगन कहाँ से आ गए और सड़े हुए बैगन कहाँ गए? मुझे पता था कि ये लोग ऐसा करने जरूर आएंगे और जरूर यहाँ की तलाशी लेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही सारे बैंगनों को छुपा कर रख दिया था। देखो, अब हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, जमींदार का सारा कर्ज भी चुक गया है और हम दोनों कमा भी रहे हैं, और हमने हमारा घर भी पक्का करवा लिया है, खेत भी ठीक है, इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं जी, ये तो मैं अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके खराब बैंगन हटा चुकी थी, वरना गांव वालों में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता और मेरे बैंगन के भरते को बेचने का काम भी बंद हो जाता। मैंने जो भी गलतियां की वो हालातों की वजह से की हैं, लेकिन अब जब हालात सुधर चुके हैं तो मुझे भी अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए।
आज के बाद में मैं अच्छे बैंगन का इस्तेमाल करूंगी और खराब बैंगन का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। इसके बाद में सीमा खुद ही खराब बैंगन के भरते को बनाना बंद कर देती है और अच्छे बैंगन का भरता ही लोगों को परोसती है और हफ्ते में एक दिन गरीब लोगों को मुफ्त में बैंगन का भरता और रोटी खिलाती है। सुनील भी उसका बढ़ चढ़कर साथ देता है और इस तरह लालची बैंगन भरते वाली खुद ही लालच छोड़कर अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीती है। हरिया एक छोटा सा किसान था जो पालमपुर गांव में अपनी पत्नी और 2 बैलों के साथ रहा करता। वो बैल उसके साथ काफी समय से थे, जिससे हरिया को अब बहुत ज्यादा लगाव भी था। वो उन दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और समय पर उन्हें दाना पानी भी देता, लेकिन उसकी बीवी रजनी बहुत ही कंजूस थी और हरिया पर हमेशा अपने 2 बैलों की इतनी देखभाल के लिए चिल्लाया करती और उसे बहुत डांटा करती। अरे रजनी, बैलों के पानी का बर्तन खाली पड़ा है, तुमने इसे भरा क्यों नहीं? क्यों सही समय समय पर भर दिया करो, ऐसा मैंने कितनी बार बोला है तुमसे। बेचारे बैल प्यासे मर जाएंगे। हाय दैया, ये बैल कब से बेचारे हो गए? सारा दिन तो चारा पानी मिलता है नहीं, मुझे हजारों काम होते हैं। तुम्हारी तरह सारा दिन इनकी देखभाल में तो नहीं लगा सकती ना मैं। अरे उनके आसपास तुम्हें पूरा दिन कौन भटकने को कह रहा है? बस समय समय पर इन्हें खाना और पानी देती रहा करो, इतना ही तो कहा है मैंने। अभी आप आ गए हैं ना, तो खुद ही पिला दीजिए इन्हें पानी। यहाँ मैं हमारे लिए खाना बनाऊं या इन 2 बैलों को देखूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कल जो मैंने पैसे दिए थे उनमें से कुछ पैसे देना जरा। क्यों जी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो बैलों के गले की घंटियां बदलनी है, बहुत पुरानी हो गई हैं, तो सोचा नई ला दूं। हरिया की ये बात सुनते ही रजनी हरिया को घूरने लगती है। अरे इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? घूरू नहीं तो क्या करूं? अरे इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास कि इन बूढ़े बैलों के गले में घंटियों का खर्चा शुरू कर दूं अब मैं। अरे पर कल ही तो। देखो जी, घर में और भी खर्चे होते हैं, इसीलिए मैं आपको पैसे वैसे नहीं देने वाली। कह दिया सो कह दिया। रजनी बहुत ही कंजूस मिजाज की महिला थी, इसीलिए वो हरिया को पैसे नहीं देती। साथ ही वो बैलों के चारे पानी के खर्चे से भी अब बहुत परेशान थी। बात एक रोज की है, जब रजनी हरिया के लिए दोपहर का खाना लेकर खेत पर जाती है तो देखती है कि बैले खेतों के बीचों बीच ही बैठे हैं। हरिया उन्हें खेत जोतने के लिए उठाने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, दोपहर हो गई, अभी तक थोड़ा भी काम नहीं हुआ। कैसी काम चोरी कर रहे हैं आप? काम चोरी मैं नहीं, ये बैल कर रहे हैं। उठ ही नहीं रहे हैं दोनों। उठेंगे कैसे? बूढ़े हो गए हैं दोनों, मैं तो तंग ही आ चुकी हूँ इनसे। रजनी बोल रही थी कि तभी गांव के एक बड़े सेठ की पत्नी वहाँ से गुजरती है और वहाँ आती है तो दोनों पति पत्नी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। राम राम सेठानी जी, आज हमारे खेतों की तरफ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा हरिया को खेत जोतने की बात कह दूं। हाँ हाँ सेठानी जी, कल मैं बैलों को ले आऊंगा खेत जोतने के लिए। तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आते हैं, ये खेत जोत भी पाएंगे या नहीं? सेठानी जी आप चिंता मत करिए, ये बूढ़े जरूर हैं, लेकिन काम के बहुत है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सेठानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरिया बैलों को लेकर सेठानी के खेत पर जाता है, लेकिन उन बैलों को खेत जोतने में ही पूरा दिन ही निकल जाता है। तो सेठ हरिया को आधे पैसे ही देता है, जिसमें से कुछ पैसे तो बैलों के चारे पर ही खर्च हो जाते हैं और बचे हुए हरिया अपनी पत्नी रजनी के हाथ में थमा देता है। अरे ये क्या, इतने कम पैसे कैसे? वो खेत जोतने में पूरा दिन लग गया तो सेठ ने आधे पैसे ही दिए। अरे तो बेच क्यों नहीं देते इन बूढ़े बैलों को? इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे नए बैलों का जोड़ा खरीद लेंगे, जिससे दूसरों के खेतों को जोतने पर ज्यादा पैसे तो घर आए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रजनी? मुझे इन दोनों बैलों से बहुत लगाव है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे तुम्हारी इन बैलों के लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं रजनी, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। हरिया उन बैलों को बेचने से साफ इनकार कर देता है। समय बीतता है, हरिया के छोटे से खेत में इस बार कुछ फसल नहीं होती और कोई भी उसे अपने खेत जोतने का काम भी नहीं देता, जिसके कारण अब उसके घर में पैसों की तंगी होने लगती है।
धीरे धीरे ये नौबत भी आ जाती है कि ना बैलों के चारे के लिए पैसे थे और ना ही घर के खाने के लिए कुछ अनाज था, जिसके चलते दोनों पति पत्नी रात के समय भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया अपने बैलों को साफ कर रहा होता है, तभी रजनी वहाँ गुस्से में आती है। अरे अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे ये बताओ तुम। कल रात भूखे पेट सोए हैं हम दोनों, अब क्या भूख से मरते देखना चाहते हो मुझे? रजनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ तो तुम्हें मेरी कसम है, बेच आओ इन बैलों को। हरिया रजनी की कसम के आगे मजबूर हो जाता है और दोनों बैलों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। उसका मन बहुत दुखी था। कुछ ही देर में वो गांव के मंदिर के आगे से गुजरता है। तभी एक सांप आकर बैल को काट लेता है, तो दूसरा बैल सांप से बचते हुए दूर भाग जाता है और जिसे सांप ने काटा था वो मर जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हरिया के आंसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्यों बेचने आया इन्हें? अब मैं क्या करूँगा? सब मेरी गलती है। भगवान, ये क्या हो गया? हरिया खूब बिलक बिलक कर रोता हुआ भगवान को पुकारता है। तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हरिया हैरान रह जाता है। भोलेनाथ? हरिया, शांत हो जाओ। तुमने मुझे दिल से याद किया है। तुम्हारे दुख को हरने के लिए मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ? मांगो। भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास 2 बैल थे, जिनमें से एक पता नहीं कहाँ चला गया और एक सांप के काटने से मर गया। मुझे मेरे बैल बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों बैल तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। तभी भोलेनाथ के हाथ से एक रोशनी निकलती है और सांप के काटने से मरा बैल जिंदा हो जाता है और भगवान भी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। हरिया उस बैल को लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहीं पीकर तो नहीं आए हो ना? ऐसा नहीं हो सकता, सच बोलो। तुमने एक ही बैल बेचा था ना और एक को वापस घर ले आए? नहीं नहीं रजनी, मैं सच कह रहा हूँ। भोलेनाथ ने इस बैल को जिंदा किया है, नहीं तो मैं इसे। बस बस, मुझे आपकी ये बेतुकी बातें नहीं सुननी। आप इस बैल को बेच कर आना, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रजनी हरिया की बातों का विश्वास नहीं करती और उसे फिर से बैल को बेचने के लिए कहती है। अगले दिन हरिया बैल को एक सेठ को दुखी मन से बेच देता है और हाथ में पैसे लिए निराश होकर लौटता है। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आपने तो मेरी बात ना सुनने की ठान ली है ना? आप इस बैल को लेकर नहीं गए अब तक। बैल? पर मैं तो बैल को बेच आया रजनी। अरे आप झूठ क्यों बोलने लगे? अगर आपने बैल बेच दिया तो ये कौन है? तभी हरिया देखता है कि बैल तो वहीं खूंटे से बंधा है और वो बहुत हैरान होता है। उसके बैल को बेचने के बाद भी बैल वहाँ कैसे आ गया और पैसे भी उसके हाथ में थे। अगले दिन वो फिर से बैल को बेच देता है और उसे अच्छा दाम भी मिलता है, लेकिन घर आता है तो बैल फिर से खूंटे से बंधा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? ये बैल तो अनोखा हो गया, बार बार बेचने के बाद भी अपनी जगह पर आता है। मैं समझ गया रजनी, ये भोलेनाथ का वरदान है, वो वरदान जो उन्होंने मुझे उस दिन दिया था। हरिया, अब तुम्हारा बैल तुमसे कभी अलग नहीं होगा, ये मेरा वरदान है। यानी ये बैल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, और ये तो तुमने देख ही लिया कि मेरे बेच आने के बाद भी ये बैल यही मेरे पास है। इस तरह हरिया समझ जाता है कि अब उसकी बैल कोई साधारण बैल नहीं, एक अनोखा बैल है। एक रोज वो उसे खेत में लेकर जाता है तो वो बैल अकेले ही पूरा खेत जोत देता है। ये देखकर हरिया हैरान था, क्योंकि उसके बैल में एक अलग ही ताकत आ गई थी, जिसके बाद से वो एक दिन में बैल की मदद से दूसरे लोगों के खेतों को भी जोतने का काम शुरू करता है, जिससे अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और इस तरह से उस अनोखे बैल की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से सुधर जाती है। साथ ही बैल उससे कभी भी अलग नहीं होता और उसे लाभ भी देता है।